जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट जिनका कोर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए यह क्लास हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे इजी वे में लिखिएगा, चलिए देखिए। सबसे पहले आप लोग प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को वर्णन करना है। इनसे पहले हम आप लोगों को प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उनमें वो क्या कहते हैं उनके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। देखिए, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कहता है कि राज्य के समस्त नागरिकों में सामंजस्य रहना है और अपने स्वधर्म का पालन करना न्याय है। मतलब अपना धर्म का पालन करेंगे और हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। किनके अनुसार? प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो अब यह न्याय है तो कैसे? तो यह प्रश्न उठता है, तब क्या उठता है? प्रश्न उठता है कि यह सामंजस्य किस प्रकार उत्पन्न किया जाए और किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। मतलब कैसे व्यक्ति अपना कर्तव्य को पालन कर सकते हैं और यह कैसे सामंजस्य को भी कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ये हम लोगों के मन में क्या उठता है? क्वेश्चन उठता है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए उसने इस धैर्य की प्राप्ति के लिए वह दो साधनों को उपयोग किए। पहला था शिक्षा, दूसरा था साम्यवाद की व्यवस्था। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लेटो ने अपने ग्रंथ, जो उनका ग्रंथ था रिपब्लिक में, शिक्षा के संबंध में अत्यंत विस्तार पूर्वक लिखा। तो याद रखिएगा, प्लेटो को ऑब्जेक्टिव के लिए प्लेटो का ग्रंथ कौन है? रिपब्लिक। ठीक है, और यह अत्यंत उसमें विस्तार लिखे थे शिक्षा के बारे में। तो विस्तार कहने का मतलब बहुत अधिक लिखे थे, बहुत विपरीत, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिए थे, मतलब बहुत अधिक लिखे थे। ठीक है, तो इस कारण रूसो ने इसे राजनीतिक शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना। मतलब इसको राजनीतिक शास्त्र के बदले शिक्षा शास्त्र को ग्रंथ माना गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब विद्वान जो थे, बहुत सारे विद्वान थे, इन पे बहुत बहुत से शब्द का उपयोग किए थे। जैसे एक बर्कर के शब्दों में, बर्कर जो नाम के एक विद्वान थे, उनके शब्दों में क्या था? देखिए कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार। शिक्षा जो है मानसिक व्याधि को क्या करता है? दूर करने का मानसिक क्या है? उपचार। उपचार मतलब दवाई। ठीक है, आगे देखिए, एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र और ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा द्वारा संभव है। मतलब एक आदर्श जो राज होगा वो नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर है। मतलब जब तक नागरिकों का चरित्र अच्छा होगा तब तक ही नगर रह सकता है। ठीक है, नागरिक का एक राज्य रह सकता है। ठीक है, और उसी तरह नागरिकों को चरित्र को ढालने के लिए जो कार्य करता है वो किनका कार्य है? वो शिक्षा का कार्य है। याद, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षा का उद्देश्य है कि आत्मा को उस परिवेश में लाना है, उस परिवेश में लाना है जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में उसके सौगर्य विकास को हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब उसका अपने परिवेश को इस तरह लेकर आता है, शिक्षा जो है इस तरह लेकर आता है ताकि आप लोगों के उससे शिक्षा से क्या होता है? विकास होता है। इस लाइन का कहने का यही मतलब है। ठीक है, प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। मतलब जब प्लेटो थे उस समय दो शिक्षा पद्धति प्रचलित था। पहला एथेंस की शिक्षा पद्धति, दूसरा स्पार्टा का शिक्षा पद्धति। अब ये दोनों को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। ठीक है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का निर्माण दोनों के गुण दोषों के दृष्टिगत रखते हुए किया। मतलब दोनों का यूज किया, एथेंस का भी यूज किया और स्पार्टा का भी शिक्षा पद्धति, दोनों का यूज करके वो अपना शिक्षा पद्धति को क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। अब देखते हैं कि दोनों में शिक्षा पद्धति में क्या क्या था, कि एथेंस में क्या था, स्पार्टा में क्या है, तब हमको पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, देखिए एथेंस का जो शिक्षा पद्धति था उसमें क्या कहते हैं कि परिवार का दायित्व, परिवार का भी दायित्व होना चाहिए, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सहायता नहीं करता है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम 3 स्तर पर विभाजित है। मतलब ये कितने स्तर पर विभाजित है? एथेंस का शिक्षा पद्धति 3 स्तर पर। पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा तृतीय शिक्षा। ये बहुत इजी में वे याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए हम लोग प्राथमिक प्राइमरी स्कूल प्राथमिक शिक्षा लेते हैं, प्राथमिक प्राइमरी, तो ये होता है कब? 6 से लेकर 14 वर्ष, 6 से लेकर 14 वर्ष में पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों का साहित्य, संगीत तथा हम लोग व्यायाम, ये सब हम लोग एक्सरसाइज ये सब करते हैं। ठीक है, और दूसरा में आता है आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा जो 14 से 18 वर्ष में हम लोग लेते हैं, जो सोफिस्टो मैट्रिक भी इसी में पास होते हैं, इंटर भी। ठीक है,
द्वारा अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीतिक। ठीक है, इसमें तीसरा आता है तृतीय अवस्था। इस जो 18 से लेकर 20 वर्ष, इसमें सैनिक शिक्षा, इसके बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार मिलता है। मतलब 20 साल का होने के बाद ही, मतलब 21 साल 20 साल में ही पूर्ण अधिकार मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास के उपयुक्त थी, परंतु शिक्षा देना राज्य का दायित्व नहीं था, अतः यह राज्य की प्रकृति आवश्यकता के अनुकूल नहीं है। ये किसके अनुसार है? ये एथेंस शिक्षा पद्धति के अनुसार है। ठीक है, अब देखिए स्पार्टा की शिक्षा पद्धति क्या कहता है। पूर्णतः राज्य नियंत्रित, मतलब पूर्णतः राज्य को नियंत्रित करना, कठोर सैनिक परीक्षण करना, स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, और यह राज्य की आवश्यकता व प्रकृति के अनुकूल, परंतु मानसिक व वैदिक परीक्षण मतलब उपेक्षित। मतलब स्त्री को भी शिक्षा देना है, कठोर सैनिक परीक्षण भी होना चाहिए, ये सब किसमें? स्पार्टा शिक्षा पद्धति। अब यही दोनों शिक्षा पद्धति को मिलाकर प्लेटो ने एथेंस तथा स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के आधार पर ही अपनी शिक्षा योजना को क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। चलिए अब हम लोग अब जाएंगे शिक्षा एथेंस प्लेटो का शिक्षा पद्धति पर। क्या था प्लेटो का शिक्षा पद्धति? चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है तथा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटता है, प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा। मतलब प्लेटो अपने शिक्षा पद्धति में कहते हैं कि वह शिक्षा को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, एक प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। ठीक है, अब प्रारंभिक शिक्षा में क्या होता है? इसमें वो 6 से 20 वर्ष तक बांटते हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए एक समान होगी। मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो होगा सभी के लिए क्या होगा? एक समान होगा। अब शिक्षा का इनके अनुसार उद्देश्य क्या होता है? भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित कर चरित्र निर्माण करना। मतलब शिक्षा का मतलब ही होता है नेचर, मतलब आपका नेचर कैसा है इसका ही नेचर का निर्माण करना, चरित्र का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए विषय क्या है? व्यायाम और संगीत। व्यापक अर्थ, मतलब इसको जो अलग अलग भागों में वो अर्थ में बांटे थे। देखिए, केवल शारीरिक कसरत नहीं, ऐसे शरीर का निर्माण जिसमें स्वास्थ्य और शुद्ध मन, साहस हो, तो इसी को हम लोग व्यायाम कहेंगे। और इसको एक और डिफाइन कर सकते हैं कि पूर्ण शारीरिक विकास, सहनशीलता, साहस, धैर्य, वीरता के साथ चारित्रिक विकास, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यायाम कहेंगे। ठीक है, और संगीत किसको कहेंगे? प्लेटो के अनुसार कि मन की शिक्षा के लिए भावनाओं व मस्तिष्क की शक्तियों को जगाता संगीत, कला, साहित्य। अब इसको और डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि चरित्र का बुरा प्रभाव डालने वाले कला व साहित्य पर प्रतिबंध, सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप जो राज्य लगाता है सॉन्ग सब पे, संगीत पे, वो लाना चाहिए। ये प्लेटो के अनुसार होता है। ठीक है, आगे कि 18 से लेकर 20 वर्ष जो सैनिक शिक्षा की व्यवस्था है, इसी के अंदर आता है उच्च शिक्षा जो 20 वर्ष की आयु से है। ठीक है, प्रारंभ होता है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए, परंतु उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए, मतलब जिसमें प्रतिभा है उसी के लिए होता है उच्च शिक्षा। जैसे कि देखिए, जैसे कि जिसका 20 वर्ष हो गया वह बौद्धिक एवं क्रियात्मक परीक्षा होता है। जैसे कि उत्तीर्ण जो पास हो जाएगा, जैसे सैनिक एवं उत्पादक। उत्तीर्ण जो होगा वो उच्च शिक्षा की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, आगे देखिए, उच्च शिक्षा जो 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगी। ठीक है, और उन्हीं योग्य और कुशल व्यक्तियों को दी जाएगी जो भविष्य में आदर्श शासक बनने की योग्यता रखते हैं। मतलब उच्च शिक्षा उन्हीं को दिया जाएगा जो भविष्य में क्या बन सकते हैं? शासक बनने की योग्यता रखते होंगे। ठीक है, शासक का गुण ज्ञान व विवेक क्या होना चाहिए? ज्ञान और विवेक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जो मस्तिष्क को विकसित करते हो, जैसे जो मस्तिष्क को विकसित करने वाला सब्जेक्ट क्या है? गणित है, ज्योतिष्य है, तर्कशास्त्र। ठीक है, वही चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 20 से 30 वर्ष, ये 10 वर्ष तक इन विषयों का अध्ययन किया जाएगा। कौन सा? परीक्षा, मतलब ये गणित, ज्योतिष्य, तर्क। ठीक है, जब परीक्षा में सफल, ये परीक्षा में सफल असफल तो होता रहेगा। साधारण अधिकारी परीक्षा में सफल 35 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए। जब 35 वर्ष का आयु हो जाता है इसे क्या बोलते हैं? द्रोणुवाद शिक्षा। क्या बोलते हैं? द्रोणुवाद शिक्षा। द्रोणुवाद के आधार के द्वारा विशुद्ध तत्व को ज्ञात, सर्वोच्च ज्ञान, शुभ की समीक्षा, इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला
ही शासन का अधिकारी है। क्या है? प्राप्त करने वाला क्या है? शासन का अधिकारी है। अब जरा हम लोग देख लेंगे उच्च शिक्षा का उद्देश्य। उच्च शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, शासक अथवा दार्शनिक राज्य अथवा संरक्षकों को उत्पन्न करना जिसका राज्य में सर्वोच्च स्थान होगा। जिनका राज्य में क्या होना चाहिए? सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के बाद, मतलब जो 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के बाद वह व्यवहारिक अनुभव की बात पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ज्ञान आवश्यक है। सैद्धांतिक भी ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक भी क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान व्यर्थ है और सैद्धांतिक ज्ञान के बिना व्यवहारिक ज्ञान क्या है? अंधा है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना, मोटिवेशनल कोड में डाल दीजिए, कोड में बना के डाल दीजिएगा। आगे देखिए, 15 वर्ष अर्थात यानी 35 से 50 वर्ष तक संसार या जीवन की पाठशाला में थप्पड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था है। क्या? व्यवहारिक ध्यान प्राप्त करने की क्या है? वो अवस्था है। ठीक है, धक्का खाकर। ठीक है, 50 वर्ष की अवस्था तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं, लोक व्यवहार तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही राजा या शासक बनने के अधिकारी है। इसका मतलब है कि इस पूरा शिक्षा पद्धति में प्लेटो का जो थे वो अपने पूरे जीवन के बारे में, एक व्यक्ति का पूरे जीवन 1 से लेकर 50 वर्ष के बारे में वर्णन करते हैं, तब वो शासक बनने के अधिकारी होते हैं। ये पूरा डिटेल दिया गया, आप लोग लिख सकते हैं खुद से भी। चलिए अब हम लोग प्लेटो की शिक्षा योजना के गुण, प्लेटो की शिक्षा योजना के गुण जो है उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या था कि वह उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों, किशोरों, युवाओं तथा पौधों के लिए अलग अलग था। जो पैदा हो रहा है उसके लिए अलग है, जो किशोरावस्था में अलग है, युवा के लिए अलग, सब के लिए क्या था? अलग अलग था। ठीक है, दूसरा, यह पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक सीमित न होकर मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक फैला है। हाँ, मतलब इसमें पूरा मानव जीवन का बात किया गया, हम आप लोगों को एक से बता दिए। ठीक है, आगे देखिए, इनका 3 गुण क्या था? तीसरा गुण कि राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था जिसका उद्देश्य चरित्र में सुधार तथा कर्तव्य भावना की प्रवृत्ति। क्या है? कर्तव्य भावना की प्रवृत्ति है। ठीक है, आगे देखिए, प्लेटोवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का विकास अर्थात सर्वगणीय विकास होना चाहिए। क्या होना? सर्वगणीय क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। आगे देखिए, प्लेटो का शिक्षा स्त्री पुरुषों दोनों के लिए है। यह प्लेटो का क्रांति विचार है। क्या है? क्रांतिकारी विचार है। पांचवा हो गया। छठा देखिए, प्लेटो ने शिक्षा को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर आजीवन चलाने वाली प्रक्रिया माना है। ठीक है, क्या माना? आजीवन से चलाने वाला प्रक्रिया माना है। अब इनका गुण था, गुण होने के बाद आप मान लीजिए कोई चीज़ का गुण ज़्यादा दिखाने के बाद उसका तो आलोचनाएं तो भी होती है। तब अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचनाएं, कहाँ कहाँ आलोचना किया गया। देखिए, आलोचना कहाँ कहाँ किया गया है प्लेटो की शिक्षा का। पहला है, उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर विशेष महत्व नहीं, यह केवल संरक्षणों तथा शासकों के लिए है। मतलब क्या? संरक्षकों तथा शासकों के लिए एक बड़ा वर्ग उत्पादकों का यानी कृषक, कारीगर, मजदूर है, इनके लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं है। ये शिक्षा व्यवस्था की ये बारे में नहीं बताएं। ठीक है, प्लेटो, यही यहाँ पर आलोचना हुआ है। दूसरा कि वह गणित व दर्शन को अधिक महत्व साहित्य की अपेक्षा, मतलब साहित्य की अपेक्षा किसको महत्व दे? गणित को और दर्शन को। ठीक है, तीसरा, कवि और कलाकारों को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास, जबकि कला की सृजनात्मक के लिए स्वतंत्रता पहली शर्त। ठीक है, चौथा, राज्य नियंत्रित, राज्य संचालित शिक्षा जो वास्तव में व्यक्ति के विकास के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए विकास है। आगे देखिए, पांचवा, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबी तथा अत्यंत खर्चीली है। 35 वर्ष धनी व्यक्ति के लिए, मतलब जो बहुत लंबी, जिसका अत्यंत खर्चीला होगा, उन्हीं के बारे में ये बताए थे।
आगे देखिए नेक्स्ट 6 में क्या बोलते हैं कि यह 35 वर्ष की आयु तक शिष्य बने रहने वाले व्यक्तियों में नवीन कार्यों के प्रति उत्साह कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है और आत्मनिर्भरता की समाप्ति हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ शासक नहीं बन सकते। ये इनका आलोचना किया गया था। ठीक है, अब इनका महत्व क्या है जरा देख लीजिए आप लोग। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियों के बावजूद यह अपने समय की दृष्टि से पर्याप्त आगे और मानव के सर्वगिन्य विकास को धैर्य मानकर चलती है। ठीक है, प्लेटो ने शिक्षा पर बल दिया तथा शिक्षा का जो व्यापक महत्व बताया है उसके लिए संसार उस शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। क्या रहेगा? ऋणी रहेगा। उसने ही सर्वप्रथम शिक्षा को आजीवन चलाने वाली प्रक्रिया बताया है तथा यह कि शासन एक कला है। इस कारण शासन कार्य सर्वाधिक योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाए? अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, ये ना याद रखिएगा, किया जाना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे आंसर को आप लोग एंड कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम आप लोगों को याद करने की मतलब कैसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा बिना याद किए गए उसका ट्रिक बताएंगे। हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का भी ट्रिक बताएंगे, मतलब लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे बताएंगे। देखिए आप लोगों को याद क्या करना है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत को थोड़ा सा पढ़ लेना। ये हम जो बता दिए शुरू में, देखिए ये सब थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बाद याद रखिएगा। क्या याद थोड़ा थोड़ा याद रखना है बस। ये एथेंस की शिक्षा पद्धति आके ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे खुद ये लिखा जाएगा, प्राथमिक और आत्मिक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, खाली हेडिंग पढ़ लीजिएगा, खुद से लिखाएगा और केवल याद करके समझ के रखना। याद उतना नहीं करना। फिर सपाट की शिक्षा पद्धति याद रखिए, केवल पॉइंट और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब याद कर सकते जैसे उत्तरी कोरिया में जैसे कि सैनिक पर ज़्यादा परीक्षण किया जाता है भारत के अपेक्षा, तो इस टाइप से आप लोग याद कीजिएगा। फिर आप लोग ध्यान में समझ के रखिएगा कि दोनों को मिलाकर प्लेटो ने क्या अपना शिक्षा पद्धति किया था। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ तक। और आगे देखिए किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग प्लेटो का शिक्षा पद्धति के एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ने के बाद ये आगे तो खुद लिखाएगा प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होता है, ये फिर उच्च शिक्षा क्यों जरूरत है। ये देखिए ये पूरा याद नहीं किया जा सकता है इसको। ठीक है ना, ये लोग समझ के आप लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए ये हेडिंग उच्च शिक्षा के बारे में हम लोग खुद से लिख सकते हैं। हम लोग कहाँ से उस 20 वर्ष के बाद याद रखिए, एक बार याद रखिए 35 वर्ष 10 वर्ष ये याद रखिए। फिर उच्च शिक्षा का उद्देश्य याद करिए, हेडिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग याद करने के बाद आप लोग फिर इसका हेडिंग याद कर लीजिएगा कि प्लेटो के शिक्षा का योजना का क्या क्या गुण था। ठीक है, क्या गुण था ये तो हमको पता चल गया। फिर इसको प्लेटो के आलोचना के क्या क्या हुआ था ये पॉइंट लिखिए। एक दो पॉइंट आपको याद रहेगा, आप खुद बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। फिर लास्ट में महत्व लिख के खाली पॉइंट याद कीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर को कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और उतना कॉपी जो हम बताएं था एक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों को नोट्स PDF में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।